पसीने पसीने हो गया, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की और बात संभालने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं सर, कोई टोपीबाजी नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। राजेश को पता। राजेश ने जब झूठ बोलकर ईशान के चिराग की सेल की बात तारा और दूसरे अफसर के सामने की, तो ईशान राजेश पर चिल्लाने लगा और दोनों के बीच बहस हो गई। दोनों में गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि दोनों तेज तेज आवाज में लड़ने लगे और एक दूसरे को गलत साबित करने में जुट गए। उन दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर नीलामी घर का मालिक संदीप और ईशान के पिछले जन्म के गुरु संतोष सर बाहर आ गए। ईशान संतोष सर को देखकर भावपूर्ण हो गया, लेकिन राजेश मालिक को देखकर धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हुए और पकड़े जाने के डर से थोड़ा घबरा गया। संदीप पटेल ने जब इतना हो हल्ला और झगड़ा होते हुए देखा तो उनके चेहरे के हाव भाव एकदम सख्त हो गए। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है ये सब? राजेश तुरंत दौड़ के संदीप पटेल के पास पहुंच गया। उसने सोचा कि ईशान को पहले बोलने का मौका क्यों दूं। उसने झट से संदीप पटेल से मुस्कुराते हुए कहा, संदीप सर, वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन ईशान राजेश के पीछे पीछे ही संदीप पटेल के पास आ गया और जोर से बोला, क्या गलतफहमी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ये कहने की कि कोई गलतफहमी हुई है? राजेश का दिल धक से करके रह गया और एक पल के लिए उसकी धड़कन जैसे रुक गई। तब तक संतोष सर ने ईशान से पूछा, तुम बताओ बेटा, इन दोनों ने कैसे तुम्हारे साथ टोपीबाजी करने की कोशिश की? जैसे ही एंटिक रेस्टोरेशन के बिजनेस में कोई भी टोपीबाजी का नाम सुनता था, वो समझ जाता था कि यहाँ पर क्या चल रहा था। राजेश ये सुनकर पसीने पसीने हो गया, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की और बात संभालने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं सर, कोई टोपीबाजी नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। राजेश को पता था कि अगर ईशान कुछ भी बोल देगा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उसे शायद कंपनी से निकाला न जाए, लेकिन उसको पनिशमेंट जरूर दी जाएगी और उसका बोनस काट लिया जाएगा। ईशान गुस्से में झुंझुलाते हुए बोला, मैं अपना पुश्तैनी हाथी दांत का बना हुआ चिराग नीलामी के लिए लेकर आया था, लेकिन इन्होंने मुझे बार बार ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये चिराग नकली है। ये दोनों मुझे बार बार ये बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं इसे कम दाम में इन बुजुर्ग महाशय को बेच दूं। इन्हें लगा था कि मैं तो बच्चा हूं, बिल्कुल बेवकूफ हूं, लेकिन आप दोनों को बता दूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे सब समझ में आता है और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप दोनों कितने बड़े फ्रॉड हो। आपने आज ये मेरे साथ करने की कोशिश की है, लेकिन मुझसे पहले पता नहीं कितने लोगों के साथ आपने यही किया होगा, कितनों को ठगा होगा, पता नहीं कितने सामान और कितने पैसों का हेर फेर किया होगा। क्या इस नीलामी घर के मालिक को पता है कि आप लोग यहाँ किस तरह से ठगते हैं लोगों को? अब ईशान को राजेश की कोई परवाह नहीं थी। संतोष सर को वहां देखकर वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि जो कुछ भी मुंह में आ रहा था सब बोले जा रहा था। अब राजेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने मिमियाते हुए कहा, संदीप सर, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। लेकिन तब तक तारा बहन ने बीच में बात काटते हुए कहा, संदीप सर, संतोष सर, इनको मैंने यहाँ पर रिसीव किया था। मुझे ये पता नहीं था कि इनके पास जो एंटिक है वो क्या है, इसीलिए मैं अंदर एक ऑफिसर को लाने गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने इन्हें राजेश और मिस्टर सुमित मेहता से झगड़ा करते हुए देखा। वो बुजुर्ग आदमी जो ईशान का चिराग 20,000 में खरीदना चाहते थे, अब तक चुपचाप वहीं पीछे खड़े थे। वो निकलना चाह रहे थे, लेकिन शर्म के मारे निकल नहीं पा रहे थे। अब मालूम चला कि उनका नाम मिस्टर सुमित मेहता था। संदीप सर ने उनकी तरफ शक की निगाहों से देखा और पूछा, मिस्टर सुमित, आप कौन हैं? आप यहाँ कुछ बेचने आए हैं या खरीदने? मिस्टर सुमित से कुछ भी बोला नहीं गया। उनकी आवाज गले में फंस गई थी। वो भागना चाह रहे थे, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। वो तो वहां बस राजेश का साथ देने आते थे ताकि दोनों मिलकर के भोले भाले लोगों को ठग सकें। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मिमियाते हुए कहा, मैं तो बस। राजेश ने मिस्टर सुमित से धीरे से कहा, जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। फिर राजेश ने बात बनाने और संभालने की कोशिश की और कहा,
मिस्टर सुमित यहाँ पूछताछ करने आए हुए थे सर। दरअसल इनके पास कुछ एंटिक है जिसे ये बेचना चाहते थे, लेकिन इन्हें प्रोसेस नहीं पता था, बस वही पूछने आए थे। ये सुनकर तारा चौंक गई और तपाक से बोली, पूछताछ करने? लेकिन मैं तो इन्हें अक्सर यहाँ पर तुम्हारे साथ देखती हूँ, मुझे तो लगता था कि ये तुम्हारे दोस्त हैं। ये सब सुनकर अब मिस्टर सुमित के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, बाजार से कुछ सामान भी लेना है। और इतना कहकर उन्होंने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि संदीप पटेल ने सख्त आवाज में कहा, आप रुकिए जरा। और फिर आवाज लगाई, बाहर से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ और इनको धक्के मार के बाहर निकलवाओ। जब मिस्टर सुमित ने देखा कि उन्हें निकलने से रोक दिया गया था तो वो कुछ बौखला से गए और डर भी गए। फिर उन्होंने थोड़ा खुद को संभाल कर तेज आवाज में पूछा, सिक्योरिटी गार्ड्स? धक्के? अरे भाई साहब, मैं यहाँ कुछ पूछताछ करने आया था। पूछताछ करना कोई गुनाह है? अजीब इंसान है आप लोग, ऐसे बिहेव करेंगे तो कौन आएगा आपके यहाँ? और इतना कह के वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागे और दरवाजा खोल के तुरंत बाहर निकल गए। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर कोई भी ये बता देता कि उन्होंने कुछ तो गलत काम किया था और रंगे हाथों पकड़े गए थे। संदीप पटेल ने उनके पीछे किसी को भी नहीं भेजा, बस राजेश की तरफ घूर कर एक बार देखा। इधर संतोष सर ने ईशान से प्यार से कहा, हाथी दांत का चिराग लाओ जरा, मुझे दिखाओ बेटा। संतोष सर को देखकर ईशान की आंखों में आंसू आ गए थे। वो ये भूल गया था कि इस जन्म में अभी उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और अभी उसकी संतोष सर से मुलाकात भी नहीं हुई थी। ईशान ने अपने पीठ बैग से वो ज्वेलरी बॉक्स निकाला और संतोष सर के हाथों में रख दिया और उनसे बोला, लीजिए सर, खुद देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये बिल्कुल असली है। ये सुनकर संदीप पटेल ने फिर से राजेश की तरफ गुस्से से देखा। राजेश का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सर झुकाकर एक तरफ चुपचाप खड़ा था। फिर संदीप पटेल ने संतोष सर के हाथों में उस बॉक्स को देखा। संतोष सर ने बॉक्स खोलकर उस चिराग को बाहर निकाला और उसे ध्यान से देखा। फिर ईशान से कहा, तुमने कहा कि इन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम टस से मस नहीं हुए और तुम्हें पूरा भरोसा था कि ये असली है। तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों था? तुम्हें क्यों लगा कि ये लोग गलत थे? और इस चिराग को थोड़ा मुझे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो? उनकी प्यार भरी आवाज सुनकर ईशान थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। उसने राजेश की तरफ देखा और सोचा, बेटा तुम्हारी गलतियों को पकड़ के ही तुम्हारी कब्र बनाऊंगा मैं। अगर आज भी तुम्हारा जवाब नहीं दे पाया मैं, तो पिछले जन्म में जो कष्ट सहे थे तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो जाएगा। अब तुम मुझे परेशान नहीं कर पाओगे कभी। ईशान ने वो चिराग हाथ में लिया और संतोष सर को जो जो उसे पता था सब कुछ समझाता चला गया। उसने कहा, ये मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच का चिराग है। दोनों साम्राज्यों के बीच करीब 600 साल का अंतर था, उसी में यह बनाया गया था। ऐसे चिराग या तो हाथी दांत के बनते हैं या धातु के, जैसे सोने या चांदी के। ये हाथी दांत का है। इसमें ये देखिए, चांदी का खोल चढ़ा हुआ है और ये चित्रकारी देख रहे हैं, ये थोड़ी बुद्धिस्ट डिजाइन की है जो मौर्य वंश के बाद ही इंडिया में आई थी। ये जो कलश बना है इस पे ये एक रेयर नमूना है। ऐसे पूरी दुनिया में मुश्किल से 20 चिराग ही रहे होंगे। मेरी फैमिली में किसी ने इसे कई पीढ़ी पहले खरीदा था, तब से ये हमारे परिवार का ही हिस्सा रहा है। इसीलिए जैसे ही ये लोग आए और कहने लगे कि ये नकली है, मैं समझ गया कि ये दोनों मुझे ठगना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे झांसा देकर ये किसी को भी ठग लेते रहे होंगे ना? इतने बड़े ऑक्शन हाउस में जो भी आता होगा ऑफिसर समझकर इनकी बातों पर विश्वास कर लेता होगा। हो सकता है इसीलिए इन्होंने यहाँ पर जॉब भी ली हो, ताकि ऐसे ही 2 नंबर का काम कर सकें। ये सुन के संतोष सर की आंखें चमक उठी। वो संदीप पटेल की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, इस नौजवान को काफी अच्छी नॉलेज है, ये तो एकदम एक्सपर्ट है। संदीप पटेल ने भी
हाँ में सिर हिला दिया और फिर राजेश की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें लगता है कि यह कॉपी नकली है? राजेश ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, जी हाँ सर, ये इतना रेयर है कि असली हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो मैंने कह दिया कि यह नकली है। संदीप पटेल का मन खराब हो गया। वो राजेश को पहचान गए थे। अगर बाहर मार्केट में यह खबर फैल गई कि उनकी कंपनी में ऐसा घटिया आदमी काम कर रहा था तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। उन्होंने तेज आवाज में कहा, राजेश, अभी की अभी तुम अपना बोरिया बस्तर बांधो और यहां से चुपचाप निकल जाओ। अगर मुझे बाद में यह पता चला कि यहां कंपनी में रहते हुए तुमने और धोखाधड़ी की है तो याद रखना, पुलिस तुम्हारे घर पर खड़ी होगी, समझे? राजेश बिल्कुल सन्न रह गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, संदीप सर, मुझे एक मौका और दे दीजिए प्लीज, प्लीज सर। संदीप सर ने तेज आवाज में कहा, मौका दे दूं और तुम्हें? नए साल का गिफ्ट समझ के तुम्हें बिठा लूं ऑफिस में? चुपचाप अपना सामान पैक करके यहां से निकल जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। फिर जो गार्ड्स अंदर आए हुए थे उनसे कहा, ध्यान रखो कि ये तुरंत यहां से निकल जाए और दोबारा इस ऑफिस के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। राजेश कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तब तक सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा, चलो जल्दी, यहां खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। राजेश जाना तो नहीं चाह रहा था और सिक्योरिटी गार्ड्स के बर्ताव से उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपना सामान बांध के निकलने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। वो अपने ऑफिस में गया, अपना सामान पैक किया, आखिरी बार अपने ऑफिस को ध्यान से देखा और चुपचाप बाहर निकल गया। अब संदीप पटेल ने ईशान से पूछा, तुम यहां अपना चिराग नीलाम करने आए थे क्या? क्या नाम है तुम्हारा? ईशान ने हां में सर हिलाया और कहा, ईशान। संदीप पटेल ने कहा, ईशान, बहुत अच्छे, तुम्हारे आने से आज हमारा काफी फायदा हो गया। देखो, ऐसा बेईमान पकड़ में आ गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तारा ने तब तक कहा, इन्होंने मुझे बताया कि इनकी फैमिली में ट्रेजेडी हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें पैसों की जरूरत है और ये अपना चिराग नीलाम करना चाहते हैं। संदीप पटेल ने कहा, ठीक है तारा, तुम इन्हें लेकर जाओ और नीलामी का प्रोसीजर शुरू करवाओ। फिर संतोष सर से कहा, संतोष जी, आइए ऑफिस में चलते हैं, आपसे कुछ बात करनी है। ईशान अब बहुत खुश था। उसे राजेश को सबक सिखाना था, लेकिन मामला ऐसा बन जाएगा उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हाँ तो दोस्तों, क्या राजेश ईशान के द्वारा किए गए इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई नई चाल चलेगा? नीलामी घर के मालिक संदीप। डियर लिसनर्स, हम आशा करते हैं कि आप पॉकेट एफएम पर अपनी पसंदीदा कहानियां सुनने का लुत्फ उठा रहे हैं। हम इसे और भी रोचक बनाने जा रहे हैं। इस रविवार से पहले अपनी पसंद की किसी भी ऑडियो सीरीज के 5 एपिसोड्स को सुनें। घर के मालिक संदीप और दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। संदीप और अपने गुरु संतोष सर के आगे राजेश का पर्दाफाश करके ईशान बहुत खुश था। राजेश की टोपीबाजी का पता चलने पर संदीप सर ने राजेश को फौरन नीलामी घर से बाहर निकाल दिया और संतोष सर ने दूसरी तरफ ईशान को अपने राजसी चिराग के बारे में वर्णन करने को कहा। अपनी सूझबूझ और ज्ञान से ईशान ने चिराग के बारे में काफी बातें उन्हें बताई, जिससे संतोष सर काफी इंप्रेस हुए। संतोष सर को इतनी कम उम्र में ईशान को पुरानी एंटिक चीज के बारे में इतनी स्पष्ट जानकारी देखकर काफी हैरानी हुई। संदीप सर भी खुश हो गए और उन्होंने तारा बहन से ईशान को ले जाकर चिराग के रजिस्ट्रेशन की क्रिया को शुरू करने को कह दिया। ईशान तारा बहन के साथ निकल गया था। वो संतोष सर से मिलने की और राजेश की बर्बादी की खुशी और उत्तेजना छिपा नहीं पा रहा था। ईशान बहुत खुश था और ईशान को देखकर तारा बहन को यह लग रहा था कि राजेश के परेशान करने की वजह से वो अभी तक सदमे में है। उसकी उम्र देखकर तारा बहन के मन में ममता उमड़ रही थी। आखिर ईशान था भी तो कुल 18 साल का, बच्चा ही तो था। तारा ने ईशान से कहा, तो तुम 18 साल के हो। अब मैं तुम्हें सर या आप कहकर नहीं बुलाऊंगी, सिर्फ ईशान कहकर बुलाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है
कि हमारे बॉस संदीप पटेल आज यहाँ पर थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। अब तुम्हारा चिराग अगर नहीं भी नीलाम हुआ तब भी उनकी हेल्प से तुम्हें इसके कुछ ना कुछ तो अच्छे पैसे मिल ही जाएंगे। ईशान ने पूरे दिल से कहा, थैंक यू तारा बहन। ईशान के पिछले जन्म में राजेश ही ईशान का बॉस था। आज तो बस संयोग से यहां राजेश मिल गया था। ईशान सोचने लगा, मेरे मरने के बाद क्या हुआ होगा उस जन्म में। मेरी मौत से राजेश को कितना फायदा हुआ होगा। क्या ऑक्शन हाउस वालों को कभी पता भी चल पाया होगा कि मैं मर गया हूं। और पिछले जन्म में जो मेरे संरक्षण वाले एंटीक नकली सामान से बदल दिए गए थे, कहीं उसके पीछे भी इसी राजेश का हाथ तो नहीं था। ईशान ये सब सोच ही रहा था कि इतने में तारा ने ईशान से कहा, अपनी पूरी नौकरी में आज पहली बार राजेश को ऐसी हरकत करते देखा है। पता नहीं आज उसने तुक्के में तुम्हारे साथ ऐसा किया या पहले भी वो और लोगों के साथ ऐसा करता आया है। मैं तो यहां इतने साल से हूं। खैर चलो, अच्छी बात है ये कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, ऐसे लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ईशान ने नम्रता से कहा, जी थैंक यू तारा बहन। तारा पिछले जन्म में भी ईशान से बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी और इस जन्म में भी तारा ईशान से इतने प्यार से पेश आ रही थी। ये देखकर ईशान ने सोचा, तारा बहन कितनी अच्छी है। ये पिछले जन्म में भी इतनी ही विनम्र थी। इनका स्वभाव ही ऐसा है, इन पर तो आंख मूंद के भरोसा किया जा सकता है। तारा ईशान को लेकर के उस जगह पहुंच गई जहां रजिस्ट्रेशन और बाकी प्रोसीजर होता था। तारा ने ईशान से कहा, चलो हम पहले फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। मूल्यांकन वाले पेपर्स पर संदीप पटेल सर ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, तो उसे तो मैं किसी को बोल दूंगी कंप्लीट करने को। वो पेपर्स बस फिल करना है, वो मैं बाद में किसी से फिल करवा लूंगी। ईशान ने तारा की बात मान ली। सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद ईशान जब ऑक्शन हाउस से निकलकर घर की ओर चला तो वो बहुत खुश था। ईशान का नया और कम उम्र वाला शरीर उसकी फुर्ती और बढ़ा रहा था और ईशान काफी जवान और एनर्जेटिक फील कर रहा था। घर के पास पहुंच के ईशान ने देखा कि ऋषि अपने घर के सामने खड़ा होकर झाल मुड़ी बेचने वाले से बात कर रहा है। जब ऋषि ने देखा कि ईशान घर आया है तो उसने झाल मुड़ी वाले को भेज दिया और ईशान को हेलो बोलकर उसके पास आ गया। ऋषि ने ईशान से पूछा, ईशान तुम नौकरी की तलाश में गए थे ना, क्या हुआ? अरे कुछ बात बनी, कोई नौकरी मिली क्या? ईशान ने मुस्कुराते हुए ऋषि से कहा, गेस करो। ऋषि ने जवाब दिया, नहीं मुझे नहीं पता, प्लीज बताओ ना। तुम मुझसे नहीं शेयर करोगे? आज तक हमारे बीच कुछ सीक्रेट रहा है क्या? सही बताओ ना, कुछ काम मिला कि नहीं? और क्या मिला? वरना मेरा साइज देख रहे हो ना, बहुत मारूंगा। ऐसा कहकर ऋषि हंसने लगा और ऋषि की यह बात सुनकर ईशान भी हंसने लगा। फिर दोनों गले लग के काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे। उसी वक्त ऋषि की मम्मी यानी सरिता आंटी कचरा फेंकने बाहर आई और उन्होंने दोनों दोस्तों को गले मिलके हंसते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुई। सरिता आंटी को लगा कि शायद ईशान अपने पेरेंट्स की मौत के सदमे और गम से उबर रहा है। उनके साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ था, इसीलिए वहां कोई कस्टमर भी नहीं था, तो ऋषि ईशान को छोड़ने उसके घर तक आ गया। ऋषि ने फ्रिज में से एक पेप्सी की बोतल निकाली और फिर ईशान से पूछा, तुम भी लोगे? ईशान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ नेकी और पूछ पूछ। फिर ऋषि ने एक और बोतल निकाली और दोनों बैठकर पेप्सी पीने लगे। दोनों सोफे पर बैठे थे और अपने अपने ख्यालों में खोए थे। ईशान अपने पिछले जन्म के मंगेतर के बारे में सोच रहा था कि ईशान उससे कितना प्यार करता था। उसके प्यार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि ईशान अपनी मंगेतर के ऊपर कितने पैसे खर्च करता था। वो जो भी बोल देती थी, महंगे कपड़े, लेटेस्ट फैशन के जूते, हाई क्लास पार्टी, लिमिटेड एडिशन के बैग, सबसे फेमस कॉस्मेटिक्स और प्रोडक्ट्स, किसी भी चीज को लाने में ईशान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अंत में क्या हुआ? ईशान के मंगेतर उसी कमीने राजेश के साथ
नाजायज रिश्ते में बंध गई और ईशान का दिल तोड़कर राजेश के पास चली गई। और जब ईशान को उसके मंगेतर और राजेश के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने बड़ी ही बेशर्मी से आकर ईशान से कह दिया कि मैं और राजेश काफी वक्त से साथ हैं। और फिर ईशान को वो छोड़कर चली गई। ईशान ये सब सोच ही रहा था कि अचानक गुस्से से उसके हाथ पेप्सी की बोतल पर कस गए। ईशान गुस्से में मन ही मन बोला, राजेश, अमित, तुम लोगों ने पिछले जन्म में मुझे बहुत तकलीफ दी है। बहुत शातिर थे तुम दोनों। मुझे नहीं पता कि उस जन्म में तुम्हारे कर्मों का तुम्हें क्या फल मिला था, लेकिन इस जन्म में जब मुझे दोबारा यह मौका मिला है तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, चैन से बैठने नहीं दूंगा। और मुझे पिछले जन्म में जो फंसाया गया था शायद उसमें भी तुम्हारा ही हाथ रहा होगा। इधर ऋषि ने अपनी पेप्सी का आखिरी घूंट खत्म किया और पलट के ईशान की तरफ देखा और ईशान के चेहरे पर गुस्से के ये भाव देखकर ऋषि डर गया और बोला, ईशान तुम? ईशान समझ गया और उसने झट से अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल कर लिया। फिर ऋषि को लगा कि उसे शायद देखने में कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन वो ईशान को अजीब सी नजरों से देख जरूर रहा था। ईशान ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऋषि ने थोड़ा सर खुजलाते हुए कहा, पता नहीं यार, क्या बोलूं, ऐसा लगता है जब से अंकल और आंटी नहीं रहे तब से तुम काफी बदल गए हो। क्यों, सही कह रहा हूं ना? ईशान के दिल में ये सब सुन के एक टीस सी उठी, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ईशान ने अपने मन में सोचा, सही कहा दोस्त, मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो मैं बदला बदला तो लगूंगा ही, और मेरी सही उम्र और बर्ताव में भी थोड़ा फर्क तो आ ही जाएगा ना। लेकिन मुझे आगे से यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ज्यादा अलग से बर्ताव ना करूं और अपनी इसी उम्र के मुताबिक रहने की कोशिश करूं। ईशान ने ऋषि से फिर पूछा, नहीं बस वो थोड़ा, खैर ये सब छोड़ो यार, ये बताओ कि तुम्हारा रेस्टोरेंट वीकेंड्स पर बिजी रहता है क्या? I mean, तुम वीकेंड्स पर बिजी रहते हो या फ्री? ऋषि ने अपने सीने पर हीरो की तरह मुक्का मारते हुए कहा, अरे तुम काम बताओ, रेस्टोरेंट फ्री रहे या बिजी, जब तक तुम्हारी बात है तुम्हारा भाई एकदम फ्री है, बोलो। ईशान हंसने लगा क्योंकि ऋषि हमेशा से ही ऐसा ड्रामेबाज था और 18 साल की उम्र में इतनी हीरोगिरी तो बनती ही थी। ईशान ने उससे कहा, ठीक है, इस वीकेंड पर मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगा और मुझे पक्का यकीन है कि वहां जाकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये बात सुनकर ऋषि फिर अपने घर आ गया और सोचता रहा कि ऐसी कौन सी जगह ईशान उसे लेकर चलेगा कि उसकी आंखें खुली रह जाएंगी, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। आखिर कुछ दिनों के बाद वीकेंड आ ही गया। ईशान ऋषि को लेकर उसी नीलामी घर पहुंच गया जहां ईशान चिराग का रजिस्ट्रेशन करा कर आया था। ऋषि नीलामी घर को देखकर सोचने लगा, ये जगह तो शहर और मेन मार्केट से काफी दूर है और ये तो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या स्टोर भी नहीं है। फिर ऋषि ने हैरान होकर ईशान से कहा, ईशान तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? ये तो मार्केट से काफी दूर है और ये तो कोई स्टोर भी नहीं लग रहा, ये जगह तो किसी बैंक या कंपनी जैसी लग रही है। ईशान ने ऋषि को शांत होने को कहा और फिर उसने ऋषि को खींचा और अंदर लेकर चला गया। राजेश की करतूतों और संतोष सर के कहने की वजह से संदीप पटेल ने सीधा इसी हफ्ते ईशान के चिराग को नीलाम करने का इंतजाम कर दिया था। शायद यह सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि संदीप सर को नए बैनर और ब्रोशर्स छपवाने का समय ही नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने पुराने वालों में ही चिराग का ऐड डाल दिया था। ईशान ऋषि को लेकर अंदर गया। अंदर घुसकर ऋषि थोड़ा सहमा हुआ था। सब लोग वहां पर सूट बूट पहने हुए थे, प्रोफेशनल कपड़ों में थे। सिर्फ वही दोनों जीन्स और टी शर्ट पहनकर आए हुए थे, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लग रहे थे। ऋषि ने ईशान को कोने में खींचा और उसके कान में धीरे से कहा, हम लोग यहां पर कर क्या रहे हैं? अरे कुछ बताओगे भी? ईशान ने ऋषि से कहा, चुपचाप मेरे साथ साथ चलो और देखते जाओ, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। फिर उसने ऋषि के गले में हाथ डाला और उसे लेकर अंदर आ गया। तारा बाहर खड़ी होकर मेहमानों का स्वागत कर रही थी। ईशान को देखकर वो बोली, अरे ईशान तुम आ गए,
और ये कौन है? तुम्हारा दोस्त? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हेलो तारा बहन, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ऋषभ कुमार, लेकिन आप इसे ऋषि बुला सकती हैं। तारा और ऋषि ने एक दूसरे को देखकर ग्रीट करने के अंदाज में हेलो किया। फिर तारा ने ईशान से कहा, मैं तुम लोगों को अंदर लेकर चलती हूं, नीलामी बस शुरू ही होने वाली है। ईशान हाँ में सिर हिलाकर धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगा। तभी ऋषि ने ईशान को पीछे खींचते हुए कान में पूछा, ईशान, मामला क्या है? कुछ बताओगे भी? तुम मुझे यहाँ नीलामी घर में क्यों लेके आए हो? किसे नीलाम करना चाहते हो, खुद को या मुझे? बताओगे? ईशान अपनी हंसी पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आवाज दबाते हुए बोला, मुझे ना कुछ बहुत अमीर लड़कियां मिल गई हैं। मैं सोच रहा था कि तुम्हें ही नीलाम कर दूं। जो लड़की सबसे ज्यादा पैसे देगी तो मैं उसी को बेच दूंगा, समझे? ऋषि जानता था कि ईशान उसके साथ मजाक कर रहा था। दोनों दोस्त अक्सर आपस में ऐसे हंसी मजाक किया करते थे। उसने ईशान को कोहनी मारी और कहा, भाड़ में जाओ तुम। वहां अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से ज्यादातर की उम्र 30 से 40 साल के बीच रही होगी। सब कोट पैंट पहने, टाई लगाए, सज संवर कर बैठे हुए थे। किसी ने पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ ध्यान से देखा और फिर बगल वाले से कान में कुछ कहा। फिर कुछ और लोगों ने मुड़कर उन दोनों को देखा और आपस में कुछ बातें करने लगे। ईशान को यह देख थोड़ा सा अजीब लगा। हाँ तो दोस्तों, क्या ईशान का चिराग नीलाम हो पाया? नीलामी में आए लोगों ने उन दोनों को देख चिराग के नीलामी वाले दिन ईशान ऋषि को बिना बताए अपने साथ नीलामी घर ले आया था। ऋषि वहां जाकर थोड़ा सकपकाया हुआ था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ईशान उसे नीलामी घर क्यों लेकर आया था। ऋषि ने घबराकर ईशान से पूछा कि वो वहां किसी को नीलाम करने वाला था, खुद को या उसे? जिस पर ईशान ने ऋषि का मजाक बनाते हुए कहा था कि ईशान ऋषि को यहां नीलाम करने लाया था। हालांकि यह सब मजाक था, लेकिन ऋषि को फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर ऋषि और ईशान दोनों तारा के साथ अंदर हॉल में चले गए, जहां नीलामी होनी थी। अंदर सभी लोग ईशान और ऋषि को हैरानी से देख रहे थे। तारा बहन उन दोनों को अपने साथ लेकर गई और वीआईपी सीट्स की सबसे आखिरी पंक्ति में बिठा दिया। फिर तारा ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों यहीं बैठो और जब नीलामी खत्म हो जाएगी तो मुझसे दरवाजे के पास आकर मिलना। यहां सीट्स पे खाने पीने की सारी व्यवस्था है, तुम आराम से मजे लो। चलो अब मैं जाती हूं। ईशान और ऋषि ने तारा का शुक्रिया अदा किया। फिर तारा बहन निकल गई और ईशान और ऋषि ने अपना बैग और बाकी सामान उठाया और सीट पर जाकर बैठ गए। ईशान को इन सब का बहुत तजुर्बा था। वो जरा भी नर्वस नहीं था, लेकिन ऋषि के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था, तो वो बहुत घबराया हुआ सा था। वो इतना घबराया था कि बिल्कुल अकड़ कर बैठा हुआ था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। इतने में ईशान ने ब्रोशर के पन्नों को पलट कर देखा। बहुत सारा सामान उस लिस्ट में था और सबसे आखिरी में उसका चिराग भी था। उसने ऋषि की तरफ देखा तो वो बिल्कुल अकड़ कर सहमा हुआ बैठा था। उसे देखकर ईशान को मजा आने लगा। ईशान ने ऋषि को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ ऋषि, ऐसे क्यों बैठे हो? इतने घबरा क्यों रहे हो? अरे टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ कोई चोरी डकैती या कोई गलत काम करने नहीं आए हैं। रिलैक्स यार। ऋषि ने थोड़ा सा अपने कंधों को आराम दिया और फिर ईशान से धीमे से बोला, ईशान, यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग बैठे हैं। देखो, अमीर लोग ऐसे ही बैठते हैं अकड़ कर। मुझे तो यही पता है, इसीलिए मैं ऐसे बैठा हूं। ईशान ने उससे कहा, बॉटल खोल के थोड़ा सा पानी पी लो और चिल करो, तुम तो मुझे भी नर्वस कर दोगे। ऋषि ने यह सुन के थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसने बॉटल खोल के पानी पिया और फिर थोड़ा रिलैक्स होकर ईशान से बोला, ईशान, तुम सही हो भाई। देखो, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो जैसे यहां रोज आते जाते हो, और यहां मेरी हालत देखो, खराब हो रही है। ईशान ने ब्रोशर में अपना चिराग ऋषि को दिखाया और पूछा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच का
हाथी दांत का बना हुआ चिराग, क्या कहते हो? ये मेरा है, मैंने ही इसे आज यहां नीलामी के लिए रखा है। ऋषि ने बड़ी ही मासूमियत के साथ ईशान से पूछा, भाई इसको बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? ईशान ने इधर उधर देखा और धीरे से ऋषि के कान में कहा, चलो शर्त लगाते हैं, अगर ये आज 2 करोड़ में बिक गया तो मैं तुम्हारे लिए एक नई बाइक खरीदूंगा। ऋषि को लगा ईशान मजाक कर रहा था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन बाइक मैं खुद पसंद करूंगा। ईशान ने नजरें तिरछी करते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, तुम ही चूज कर लेना, तुम्हें कौन सी बाइक चाहिए, ठीक? तब ऋषि ने कहा, देखो खरीद तो तुम वैसे भी नहीं पाओगे, और जब अफोर्ड कर नहीं सकते तो हमें सिर्फ सपना ही तो देखना है। तो मुझे रॉयल इनफील्ड की नई वाली थंडरबर्ड चाहिए, फिर तुम अपने लिए एक रॉयल इनफील्ड ले लेना और फिर हम दोनों सड़कों पर रेसिंग करेंगे। ईशान ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा हम दोनों रेसिंग करेंगे और कुछ? अब ये मत कह देना कि साथ में पीछे बैठने के लिए लड़की भी चाहिए। फिर ईशान ने मन में सोचा कि अगर 2 करोड़ वाकई में मिल गए तो मैं रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड क्या, सीधे मर्सिडीज ही ले लूंगा। ये सोचते हुए अचानक ईशान को अपने पिछले जन्म की कार याद आ गई। वो उसे सोच के अचानक से मिस करने लगा कि वो उसमें कैसे बैठता था, उसकी आवाज कैसी थी, उसका फील कैसा था। हालांकि अभी इस जन्म में वो कार लॉन्च ही नहीं हुई थी, फिर भी ईशान ने सोचा कार होने पर कितना फायदा होता है, कहीं भी आना जाना कितना आसान हो जाता है। पैसा हो तो कार क्या, किसी भी चीज से जाने की सहूलियत होती है, कम से कम साइकिल से या पैदल तो नहीं चलना पड़ता। तब तक बाहर का दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर हॉल में घुसा। ये आदमी नीलामी करने वाले का असिस्टेंट था, जो सामानों को प्रेजेंट करने वाला था और दिखाने वाला था। उसके ठीक बाद नीलामी करने वाला शख्स भी कमरे में घुस गया और नीलामी शुरू हो गई। नीलामी के प्रोसेस में पहले कमरे की लाइट्स को डिम किया जाता था, उसके बाद एक सामान की इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे दिखाया जाता था। वो आदमी उसके बारे में बात करता और प्रेजेंट करता, और जब 10 मिनट बाद प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता तो लाइट्स तेज करके नीलामी शुरू की जाती थी। ईशान ने देखा वो आदमी लंबा था, उसने ब्लैक कोट, ब्लैक टाई और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल चमक रहे थे और उसने सफेद दस्ताने भी पहने हुए थे। नीलामी शुरू हो गई। धीरे धीरे करके एक एक आइटम को स्क्रीन पर दिखाया जाने लगा। कुछ सामान की कीमत लाखों में थी, कुछ की करोड़ों में। ज्यादातर सामान या तो ज्वेलरी थे या पेंटिंग या फिर कोई लिखी हुई चीज या फिर नक्काशी। ईशान के चिराग को सबसे आखिरी में रखा गया था। ईशान ने चिराग का आधार मूल्य सिर्फ 10 लाख रुपए लिखा था, ताकि नीलामी में बोली लगने का स्पेस रहे, और दूसरा ईशान के मन में यह भी था कि कहीं ज्यादा दाम रखने में लोग डर ना जाए और कोई उसे खरीदे ही ना। इसलिए भी ईशान ने चिराग का आधार मूल्य मार्केट रेट से कम रखा था। नीलामी करने वाले ने घोषणा की, आज अब आखिरी आइटम, मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच का ये नायाब चिराग, बोली 10 लाख से स्टार्ट होगी। आप लोग बोली में मिनिमम 1 लाख रुपए रेंज कर सकते हैं और अधिकतम तो चाहे जितना भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2। उसी वक्त एक आदमी ने अपनी स्लेट उठाकर दिखाई और नीलामी करने वाले ने फौरन आवाज लगाई, सीट नंबर 30 से आई है बोली 11 लाख, 11 लाख 1, 11 लाख 2। तब तक किसी और ने अपनी स्लेट उठाई और नीलामी करने वाला तुरंत चिल्लाया, सीट नंबर 26 से आई है बोली 15 लाख, 15 लाख 1, 15 लाख 2। फिर अचानक किसी और ने अपनी स्लेट उठाई और नीलामी करने वाला तुरंत चिल्लाया, सीट नंबर 15 से आई है बोली 75 लाख, 75 लाख 1, 75 लाख 2। अब ऋषि पसीने पसीने होने लगा था। उसने ईशान से पहले तो मजाक किया था, लेकिन जब नीलामी होने लगी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका ही सामान नीलाम हो रहा हो। ऋषि की हालत और खराब करने के लिए तभी अचानक उस नीलामी करने वाले आदमी की आवाज आई, बहुत खूब,
ये हुई ना बात। सीट नंबर 6 से बोली आई है 1 करोड़। कोई है जो 1 करोड़ से भी आगे बढ़ना चाहेगा? इस मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच का ये नायाब चिराग। कोई और है खरीदार? बोलिए 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2। तब तक एक और स्लेट ऊपर उठ गई, जिसे देखकर नीलामी करने वाला बोला, जी हां, सीट नंबर 8 से बोली आई है 1 करोड़ 75 लाख। है कोई जो इससे भी ज्यादा देना चाहता है इस नायाब चिराग को? 1 करोड़ 75 लाख 1, 1 करोड़ 75 लाख 2। तभी किसी ने आवाज लगाई, मैं 2.5 करोड़ दूंगा। सब लोग उस आवाज की तरफ मुड़कर देखने लगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट पहनकर बैठा हुआ था। वो बहुत शांत और अमीर दिख रहा था। नीलामी वाले ने बोलना शुरू किया, 2.5 करोड़ 1, 2.5 करोड़ 2 और आखिरी बार 2.5 करोड़ 3। वो बहुत उत्साह में लग रहा था। उसने कहा, डील सोल्ड, और अपना हथौड़ा जोर से पटक दिया। ईशान ने जिज्ञासा से पीछे मुड़कर देखा। वो इंसान कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन ईशान को ये याद नहीं आ रहा था ईशान ने उस आदमी को कहां देखा था। तभी ऋषि ईशान का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाया, ईशान, ईशान, 2.5 करोड़ रुपए! हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो। ईशान ने ऋषि को खींच के नीलामी हॉल से बाहर निकाला। ऋषि अभी भी शॉक में था। फिर ईशान ऋषि को लेकर वहां गया जहां तारा बहन इंतजार कर रही थी। तारा ने ईशान से कहा, बधाई हो ईशान, मैं नीलामी के पूरे होने की औपचारिकताएं खत्म करके आती हूं। तब तक तुम यही सोफे पर बैठकर मेरा इंतजार करना। ईशान ने ऋषि को इशारा करते हुए बोला, ऋषि, तुम वहां सोफे पर बैठकर इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। और ये बोलकर वो तारा बहन के पीछे पीछे चला गया। ऋषि उसके बाद चुपचाप उस सोफे पर जाकर बैठ गया जिसकी तरफ ईशान ने इशारा किया था। थोड़ी देर बैठने के बाद वो सोचने लगा, जिस तरह आज ईशान ने मुझे यहां आने के लिए बोला और जो ये सब कुछ हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब ईशान तो चला गया है, तो मैं पूछूं किससे? अब उसके आने का वेट करना पड़ेगा। उधर ऑक्शन रूम के अंदर से लोग 3-3, 4-4 के ग्रुप में बाहर आ रहे थे और आपस में बातें करते जा रहे थे। हर तरफ सिर्फ ईशान के चिराग और उस रहस्यमयी अधेड़ उम्र के आदमी के बारे में बात हो रही थी। धीरे धीरे सब बातचीत करते करते बाहर चले गए। उधर ऊपर ऑफिस में सारी फॉर्मेलिटीज को तारा बहन ने पहले से ही कंप्लीट कर दिया था। टैक्स और हैंडलिंग फीस काटने के बाद ईशान को 2 करोड़ का कैश चेक दे दिया गया था। ईशान को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत था। थोड़ी देर बात करने के बाद ईशान और तारा बहन ऑफिस से बाहर निकले और वहां रास्ते से उन्हें संतोष सर मिल गए। संतोष सर को देखकर तारा बहन ने बहुत ही नम्रता के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग संतोष सर। और फिर ईशान ने भी वही दोहराया। ईशान को देखकर संतोष सर भी काफी खुश हो गए और उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग तारा और ईशान, कैसे हो तुम? ये देखकर कि संतोष सर को उसका नाम याद था, ईशान बिल्कुल बच्चों जैसा खुश हो गया और बोला, अरे सर, आपको मेरा नाम अभी तक याद है? संतोष सर ने कहा, अरे बिल्कुल याद है। नीलामी खत्म हो गई है क्या? ईशान ने कहा, यस सर, नीलामी खत्म हो गई है और तारा बहन ने बाकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करने में मेरी काफी हेल्प की है। मेरे पैसे भी मुझे मिल गए हैं। फिर संतोष सर ने तारा बहन से कहा, तारा, जाओ अब तुम जाके अपना काम करो, मुझे ईशान से अकेले में कुछ बात करनी है। यह सुनकर तारा ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और ईशान से बोली, ठीक है ईशान, अब मैं जाती हूं, बाय। और अगर हाँ, आगे कभी भी कोई काम पड़े तो मुझे तुरंत कॉल कर लेना। ये मेरा बिजनेस कार्ड रख लो। और ये कहकर तारा ने ईशान को अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। ईशान ने कार्ड लेते हुए तारा से कहा, शुक्रिया तारा बहन, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। फिर तारा बहन एक तरफ चली गई और ईशान संतोष सर के साथ दूसरी तरफ निकल गया। हाँ तो दोस्तों, अब इतने पैसों को ईशान किस तरह से इस्तेमाल करेगा? क्या ऋषि अपने मन में आ रहे सवालों का जवाब ढूंढ पाएगा? अगर ऋषि ने
नीलामी वाले दिन ईशान का रास्ते चिराग पूरे 2.5 करोड़ रुपयों में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने खरीद लिया। ईशान को उस आदमी का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन ईशान ये याद नहीं कर पाया कि आखिर वो आदमी कौन था। ऋषि से भी वो खुशी संभाली नहीं जा रही थी, लेकिन उसे दूसरी ओर कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ईशान ने यह सब कैसे किया। तारा ने सारी औपचारिकताएं समाप्त कर ईशान को टैक्स वगैरह काटकर ईशान का 2 करोड़ का कैश चेक दे दिया। ईशान और तारा नीचे रिसेप्शन की तरफ आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें संतोष सर मिल गए, जिन्होंने ईशान से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की। तारा उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने काम पर वापस चली गई। तारा के निकलने के बाद ईशान ने संतोष सर की तरफ देखा। संतोष सर ने कहा, आओ चलते हैं और चलते चलते बात करेंगे। ईशान संतोष सर के साथ धीरे धीरे चलने लगा। संतोष सर ने कहा, मुझे तुम्हारे घर की सिचुएशन के बारे में पता चला। ईशान ने झिझकते हुए पूछा, तारा बहन ने बताया क्या आपको? ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अपनी बहन का ध्यान रखना चाहता हूं और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहता। संतोष सर ने आगे उससे कहा, मुझे लगता है कि एंटिक्स के बारे में तुम्हें अच्छी जानकारी है। क्या तुम्हारी फैमिली में कोई है जो एंटिक्स का काम करता है? ईशान 1 मिनट के लिए थोड़ा लड़खड़ाया, फिर संभलते हुए जवाब खोजने लगा। फिर कुछ सोचते हुए तुरंत बोला, नहीं, अब वो दरअसल मुझे ही काफी शौक है पुरानी और नायाब चीजों का, एंटिक्स का, तो मैं काफी किताबें भी पढ़ता रहता हूँ। इधर उधर से जो भी पढ़ के पता चल जाता है सर, वही समझने की कोशिश करता हूँ। संतोष सर ने पूछा, तुम अभी कॉलेज में हो ना? ईशान ने अपने गालों पे हाथ फिराया और फिर थोड़े उदास मन से बोला, अब आप तो जानते ही हैं सर कि पेरेंट्स की अभी हाल ही में डेथ हुई है और मेरी बहन का हाई स्कूल है, तो अगर मैं पढ़ना चला जाऊंगा तो उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहेगा, इसीलिए मैं इस साल तो कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। संतोष सर ने अचानक से पूछ लिया, मुंबई? ईशान ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, जी, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। मुझे वाकई में एंटिक्स बहुत पसंद है। मैंने बहुत बार टीवी पर देखा है कि बहुत सारे लोगों ने एंटिक्स की खोज की है और पुराने और टूटे हुए एंटिक्स को अपने हाथों से रिस्टोर किया है, और मुझे ये बहुत पसंद आता है। मैं भी ऐसे ही एंटिक्स को खोज कर उन्हें अपने हाथों से रिस्टोर करना चाहता हूं सर, लेकिन दिल्ली में इसका कोई कॉलेज भी नहीं है और घर की कंडीशंस की वजह से मुझे शायद अब ये सपना छोड़ना ही पड़ेगा। संतोष सर ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर ईशान की बातों से प्रभावित होकर उससे कहा, और अभी का क्या? अभी चूंकि तुम कॉलेज तो जाते नहीं हो, ना ही जाने वाले हो, तो अभी यहीं पर किसी टीचर से क्यों नहीं सीखते हो जो भी तुम सीखना चाहते हो? ईशान ने तुरंत ही हिचकिचाते हुए कहा, मैं बिल्कुल सीखना चाहता हूं सर, मुझे बहुत मन है सीखने का। ईशान के पिछले जन्म में जब संतोष सर ने किसी ऑक्शन हाउस में काम करते हुए उसे देखा था तो लगभग ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था। एंटिक्स रिस्टोर करने की बहुत सारी तकनीक होती है, तुम सीखना चाहते हो क्या? तब से ही ईशान उनके पास उनके लैब में जाने लगा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में उसे फिर से यह मौका मिल जाएगा। संतोष सर ने अपना कार्ड ईशान को देते हुए कहा, ये लो, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मुझसे इस एड्रेस पर मिलने आ सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे जैसे होनहार लड़के को पढ़ाकर। ईशान के हाथ थोड़ा थोड़ा कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने संतोष सर का कार्ड लिया और उनके साथ बाहर की तरफ आया। उसे बाहर आता देखकर ऋषि झट से सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसके पास आ गया। संतोष सर ने ईशान से हंसते हुए पूछा, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? ईशान ने हामी भरते हुए सिर हिलाया, फिर ऋषि को कोहनी मारते हुए कहा, ऋषि, ये संतोष सर हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं, इनसे नमस्ते करो और जल्दी से अपनी बाइक वगैरह निकालो, बहुत लेट हो रहा है। ऋषि तुरंत स्कूल के बच्चे की तरह खड़ा हो गया और नम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए बोला, सर नमस्ते। उसे ऐसे बर्ताव करता हुआ देख संतोष सर हंसने लगे। फिर उन दोनों से उन्होंने कहा,
ओके ईशान, आई गेस काफी देर हो रही है, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को घर निकल जाना चाहिए। सब थोड़ी देर तक हंसते रहे और उसके बाद संतोष सर निकल के चले गए। फिर थोड़ी देर बाद ऋषि ने ईशान से पूछा, ईशान ये कौन है? ईशान ने जवाब दिया, ये बहुत ही जीनियस इंसान है। एंटिक बिजनेस में इनसे इंटेलिजेंट और कोई नहीं होगा। ऋषि ने उससे जिज्ञासा के साथ पूछा, अच्छा तुम्हें कैसे पता इनके बारे में? ईशान ने जवाब दिया, इस बात की चिंता मत करो, मेरी इनसे कैसे मुलाकात हुई है, बस ये जानो कि आज के बाद ये मेरे गुरु होंगे और मैं इनसे सीखूंगा। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो पहले चल के बाइक खरीदते हैं। दोनों पहले बैंक गए, जहां ईशान ने अपना अकाउंट खुलवाया, फिर उसमें वो चेक जमा किया और एक एटीएम कार्ड बनवाया। फिर दोनों मिलकर एक बाइक शॉप पर गए और वहां पर नई बाइक देखने लगे। फिर उन्होंने नई रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदी। ऋषि ने जो बाइक ली वो रेड और ब्लैक कलर की थी। उसमें नियॉन लाइट्स, डिस्क ब्रेक्स और दोनों साइड शीशे लगे हुए थे। ऋषि ने ईशान से पूछा, ईशान ये सुंदर है ना? फिर वो नई बाइक के पास खड़ा होके पोज देने लगा। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपनी पुरानी बाइक एक्सचेंज में दे दी और उससे उनके कुछ पैसे कम हो गए। ईशान ने उसे सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, रास्ता आपके सामने है सरकार, चलिए किसने रोका है। दोनों बाइक पर बैठकर चल दिए। दोनों बहुत ही ज्यादा उत्तेजित थे। उनके चेहरे से उनकी खुशी झलक रही थी। और तो और दोनों ये देख देख के बहुत खुश हो रहे थे कि लोग उनसे जल रहे थे। घर के पास पहुंचने पर उन्हें ध्यान आया कि वो लोग आज नीलामी पर गए थे, लेकिन उन्होंने घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और बाइक खरीदने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब उन्हें थोड़ी टेंशन होने लगी, इसलिए उन्होंने बाइक को ईशान के घर में ही छुपा दिया। ऋषि ने ईशान से पूछा, ईशान आज हमने नई बाइक खरीदी है, अगर मेरे पापा ने पूछा तो हम उनको क्या बताएंगे? ईशान का वो राजसी चिराग 2.5 करोड़ में बिक गया था, जिसकी उन दोनों को कोई उम्मीद नहीं थी। और इस बात से वो दोनों इतने उत्तेजित हो गए थे कि वहां से निकलने के तुरंत बाद उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं और बाइक खरीद ली। उन दोनों ने आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचा कि घर वालों को क्या बताएंगे। ईशान ने कहा, हाँ यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बताया जाए, सब गड़बड़ हो गई। एक काम करना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो नीलामी वाली बात और चिराग के बारे में बता देना। दिनकर चाचा और सरिता चाची से कह देना कि तुम्हें ऑक्शन में जबरदस्ती लेकर चला गया था मैं, और मैंने ही वहां चिराग नीलाम करके पैसे कमाए थे और तुमको ये बाइक दिलवा दी। ऋषि ने अपने सर पे हाथ रख के कहा, दोस्त हमें बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो उनको लगेगा कि ये बाइक हमने चोरी की है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये चिराग एक्चुअली में तुम्हें मिला कहां था? ईशान को समझ नहीं आया कि वो ऋषि की इस बात का क्या जवाब दे। जब वो छोटे थे तो उन्होंने खेल खेल में ईशान का पूरा घर छान मारा था, लेकिन उन्हें उसके घर पे ज्यादा से ज्यादा कुछ पुराने गुलदस्ते और सिक्के ही मिले थे। ऐसे किसी भी सामान का उसके घर में मिलना बहुत ही नामुमकिन था। ईशान ने कुछ सोचते सोचते ऋषि से कहा, अगर मैं ये बोल दूं कि ये चिराग मुझे रास्ते में गिरा हुआ मिल गया था तो क्या उनको भरोसा होगा? ऋषि ने कहा, क्या तुम्हें ऐसी बात पर भरोसा होता? ईशान ने ना में सिर हिलाया और फिर कहा, तो मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे और फिर बाहर से ऋषि के पापा की आवाज आई, तुम दोनों अंदर आओ और खाना खा लो। ऋषि ने कहा, मुझे तो कोई अच्छा आइडिया नहीं आया। एक काम करना, उनसे यह कह देना कि तुमने लॉटरी में इनाम जीता है। अब इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, बस यही बोल देना यार चुपचाप। ईशान को ये आइडिया थोड़ा जम नहीं रहा था, इसीलिए उसने सकुचाते हुए पूछा, क्या चाचा और चाची मेरी इस लॉटरी वाली बात पर विश्वास कर लेंगे? ऋषि ने जवाब दिया, वो करें या ना करें, इसके अलावा कोई और बहाना है तुम्हारे पास? तुम क्या सोच रहे हो? उनको ये बताओगे कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? भाई मम्मी एकदम डर जाएगी। चलो जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वही बोल देना। फिर ऋषि ने ईशान को धक्का देकर उठाया और दोनों डिनर करने के लिए ऋषि के घर पहुंच गए। डिनर करते वक्त ऋषि के पापा ने अचानक से उन दोनों से कहा, तुम दोनों को क्या लगा कि तुम लोग नई बाइक लेकर आओगे
और घर के अंदर छिपा दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ये बताओ तुम लोगों को इतने पैसे कहां से मिले जो तुम लोगों ने नई बाइक ले ली? ईशान ने डरते डरते कहा, चाचा जी, वो कुछ दिन पहले मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा था, आज उसी का इनाम निकला था, बस तभी हमने वो बाइक ले ली। ऋषि के पापा ईशान की बात बीच में काटते हुए बोले, अरे ऐसे कितने पैसे जीत गए तुम लोग जो बाइक खरीद ली? अब तो ये वापस की नहीं जा सकती। ऋषि की मम्मी ने ऋषि के सर पर जोर से थप्पड़ मारते हुए उससे पूछा, ऋषि सच सच बताओ, तुमने बोला क्या ईशान से कि वो उन पैसों से बाइक खरीद ले? तुमने इससे पैसे खर्च करवाए क्या? ईशान ने ऋषि की मम्मी को रोकते हुए कहा, अरे नहीं चाची, इसमें ऋषि की कोई गलती नहीं है, मैं वो बाइक खरीदना ही चाहता था। फिर ऋषि की मम्मी ने कहा, तो मुझे बताओ कि कितने पैसे जीत गए तुम लोग कि तुमने इसके लिए बाइक खरीद ली? बताओ मुझे, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। ईशान धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोता जा रहा था और फिर वो धीरे से बोला, दरअसल हम दोनों को ये बाइक बहुत टाइम से काफी पसंद आ रही थी और आज जब मैंने लॉटरी में इतने पैसे जीते तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया चाची। ऋषि की मम्मी ने फिर थोड़ा समझाते हुए कहा, अरे बेटा, पर बताओ तो तुम कितने पैसे जीते हो? और वैसे भी तुम्हें इस तरह पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, बचा के रखने चाहिए थे अपने और निधि के भविष्य के लिए। ऐसे थोड़ी जो मन में आया खरीद लिया, ऐसे थोड़ी ना जिंदगी जी जाती है बेटा। ईशान उनसे ये बात तो बता नहीं सकता था कि वो 2 करोड़ रुपए जीत गया है, लेकिन कुछ तो बताना ही था, तो उसने धीरे से 2 उंगली दिखा दी। ऋषि की मम्मी ने पूछा, 2 लाख? ईशान ने ना में सिर हिला दिया। उन्होंने फिर पूछा, 20 लाख? ईशान ने वापस ना कर दिया। ऋषि अब डरते हुए ईशान की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ईशान ने उसकी मम्मी से कह दिया कि उसके पास 2 करोड़ हैं, तो उसकी मम्मी तो बेहोश हो जाएगी। ऋषि की मम्मी ने हैरानी से कहा, अब ये मत कहना बेटा कि 2 करोड़ रुपए जीत गए हो। तब तक ऋषि ने टेबल के नीचे से ईशान को लात मारी और ईशान झट से चिल्लाया, नहीं नहीं, अरे बस 20 लाख चाची, 20 लाख ही जीते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब ईशान आगे क्या करने वाला था? क्या ऋषि के मम्मी पापा ईशान की इस बात पर विश्वास कर पाएंगे? ईशान और ऋषि कब तक ये नीलामी वाली बात सबसे छुपा पाएंगे? ईशान बाकी के पैसों का कैसे इस्तेमाल करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए दोबारा अ टेल ऑफ आफ्टर लाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।